गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, उस एग्ज़ाम की सीरीज में आपकी ये सीरीज जो है उसकी 9th वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सुलह से आप क्या समझते हैं, सुलह कार्यवाहियों का प्रारंभ व समाप्ति के साथ सुलहकर्ता के अधिकारों और शक्तियों का भी हमको यहाँ पर वर्णन देखने को मिलेगा। सुलह को हम यहाँ पर कंसाइलिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो इंग्लिश का टर्म में आप याद रख लेना, कंसिलिएशन, ठीक है, इसको सुलह बोलते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। परिचय देखेंगे इसमें, सुलह कार्यवाहियों का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, उसके बाद में सुलह कार्यवाही जो होती है उनकी समाप्ति कैसे होती है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सुलहकर्ता की शक्तियां क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें परिचय। देखिए, विवादों को हल करने का सुगम उपाय होता है। सुलह जो है वो सुलभ उपाय है, काफी आसान होता है, अविलंब होता है और कम खर्चीला होता है। तो काफी सुलभ उपायों में से एक है। वैकल्पिक तंत्र है ये, जो भी विवाद हो जाता है विवादों के समझौते हेतु ये एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में देखा जाता है, ठीक है, जिसका डिस्कस हम एडीआर में भी कर चुके हैं, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो सिस्टम है एडीआर, उसके अंतर्गत। थर्ड पॉइंट अपना, सुलहकर्ता की भागीदारी विवाद का हल तलाशना होता है। यानी जो सुलहकर्ता होता है उसकी भागीदारी सिर्फ इतनी सी है कि जो विवाद होता है उस विवाद का अच्छे से अच्छा ऐसा हल तलाशे जो जो भी पक्षकार हैं उनको सर्वोत्तम हित उसमें मिल जाए, यानी सर्वोत्तम हित उसमें निहित हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है, अधिनियम के भाग थर्ड की धारा 61 से 81 में इस सुलह के प्रावधान किए गए हैं। यानी जो आपका अधिनियम 1996 का अधिनियम है उसकी धारा भाग 3 में और धारा 61 से 81 में अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट है, पक्षकारों की सहमति द्वारा। यानी ये जो सुलह है, सुलह की प्रक्रिया पक्षकारों की सहमति द्वारा आगे बढ़ती है। चलिए, जो अगला पॉइंट है वो है सुलह कार्यवाहियों का प्रारंभ। यानी सुलह कार्यवाही का जो प्रारंभ है वो अधिनियम 1996 के भाग थर्ड की धारा 62 के अंतर्गत किया गया है। कैसे प्रारंभ होता है इसका, तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। सर्वप्रथम इसके प्रारंभ के लिए जो दूसरा पक्षकार होता है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अगर वो अस्वीकार कर देता है तो इसकी कार्रवाइयां प्रारंभ ही नहीं होंगी। सेकंड पॉइंट है, सुलह कार्रवाइयां प्रारंभ करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को आमंत्रण भेजेगा। यानी जो भी पक्षकार सुलह के संदर्भ में कार्रवाई प्रारंभ करना चाहता है तो वो दूसरे पक्षकार को एक आमंत्रण भेजता है। वह जो आमंत्रण होता है अगर वो स्वीकार कर लेता है तो वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके स्वीकार करने की जो अधिकतम सीमा होती है वो 30 दिन होती है। अगर 30 दिन के भीतर दूसरे पक्षकार द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया जाता आमंत्रण को तो ये कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, आमंत्रण स्वीकार करने पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट जैसे अपना थर्ड पॉइंट यह है कि सुलह कार्यवाहियों की समाप्ति कैसे हो सकती है, धारा 76 के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि सुलहकर्ता द्वारा लिखित घोषणा कर दे तिथि के साथ में अगर वो लिखित घोषणा कर देता है समाप्ति की तो सुलह कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। जबकि इसमें अगला पॉइंट यह है कि करार की तिथि पर पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर, यानी पक्षकार हस्ताक्षर ही ना करे, यानी जो भी घोषणा हो उस घोषणा के संदर्भ में या जो भी आपका मामले के संबंध में सुझाव आए या अंतिम फैसला है उस फैसले के संबंध में अगर जो पक्षकार है जो भी समझौता हो उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तब भी इस प्रकार की कार्रवाई समाप्त हो जाती हैं, समाप्ति के संदर्भ में या संचालन संबंध में। थर्ड पॉइंट इसमें अपना, पक्षकारों के संदर्भ द्वारा लिखित घोषणा से, यानी पक्षकारों के संदर्भ से पक्षकारों की सहमति लिखित घोषणा द्वारा भी कार्रवाई की समाप्ति की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, पक्षकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात भी कार्रवाइयों को समापन किया जा सकता है। ये तो हमारा कार्रवाई का संचालन प्रारंभ और समाप्ति के संदर्भ में पॉइंट रहे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट है सुलहकर्ता की शक्तियां, या इसमें ये जो सुलहकर्ता होता है उसकी क्या शक्तियां हैं। तो पहला इसमें है पक्षकारों से सहयोग, यानी शक्तियों के रूप में इसका ये एक प्रावधान है कि पक्षकारों से पूर्ण सहयोग ये ले सकता है। किसी भी प्रकार से जो भी उसको एक अध्ययन संबंधी या पक्षकारों के मामले को गहनता से अध्ययन करने हेतु जो भी मामले के संबंध में
बात की जानकारी चाहिए, सहयोग चाहिए तो पक्षकारों से ले सकता है। अगला पॉइंट है संचालन संबंधी पूर्ण अधिकार सुलहकर्ता को दिए जाते हैं जो सुलह करते समय या इस कार्रवाई के अंतर्गत उसके लिए योग्य हों या उसके लिए जरूरी हों, तो संबंधित संचालन संबंधी प्रावधान के संबंध में उसको शक्तियां प्राप्त हैं। थर्ड, इसमें बैठकों का स्थान निश्चित करने का स्थान जो बैठक का स्थान है उसको निश्चित करने की शक्तियां सुलहकर्ता को प्राप्त होती हैं। अगला है राय आमंत्रण करना, यानी ये इसका अधिकार होता है कि वो अन्य व्यक्ति अन्य पक्षकारों से उनकी राय आमंत्रण कर सकता है या नहीं, लेकिन अधिकार के अंतर्गत वो अपने जो भी अपना आदेश होता है उसको आदेश को पुख्ता या फिर शक्तिपूर्ण या और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उसको लोगों की राय को आमंत्रण के लिए आमंत्रण देता है, उसको स्वीकार करता है। अगला है मामलों के निस्तांतरण हेतु सुझाव, यानी मामलों के निस्तांतरण हेतु सुझाव प्राप्त करने का भी अधिकार इनको यहाँ पे सुलहकर्ता को होता है। खर्चों का निर्धारण, जो भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई में खर्चे होते हैं उन खर्चों का निर्धारण करने की शक्तियां इनको प्राप्त है। उस संबंध में वो पूरा निर्धारण उनका करता है कि संचालन संबंधी कितने संबंधी कैसे क्या कब कितना खर्चा लगेगा, क्या प्रावधान इसके रहेंगे, तो उसका निर्धारण संबंधी इसको अधिकार प्राप्त है। अगला है प्रशासन में प्रशासन से सहयोग, अगर इस प्रक्रिया के संदर्भ में इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी प्रकार का सहयोग अगर प्रशासन चाहिए तो प्रशासन संबंधी सहयोग भी सुलहकर्ता को प्राप्त होता है। पक्षों को संसूचित करने की शक्ति, यानी पक्षों को जो भी फैसला होता है, फैसले के संदर्भ में मामले के संदर्भ में जो भी उसका सुझाव होता है, समझौता होता है, उसको संसूचित करने का भी अधिकार एक सुलहकर्ता को होता है। सूचना को प्रकट करने का अधिकार, सूचना को प्रकट करने का अधिकार भी ये ले सकता है और सूचना देने के संदर्भ में अधिकार इनको प्राप्त होते हैं पक्षकारों को, ठीक हो। और अगला इसमें नैसर्गिक न्याय का अनुसरण, अधिकार के साथ साथ इसका ये कर्तव्य भी है कि नैसर्गिक न्याय के अनुसरण के साथ वो जो भी समझौते के संदर्भ में या पक्षकारों के मामले के संबंध में जो भी निष्पादन करे उस संबंध में वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी सुलह से संबंधित वीडियो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।